मैं नरेश कुमार गुरुग्राम कॉलेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में कार्ल मार्क्स को पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को और इतिहास की आर्थिक भौतिक व्याख्या के सिद्धांत और राज्य के संबंध में उनके विचार और उनकी आलोचनाओं को पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है हेराल्ड जे लास्की। हेराल्ड जे लास्की का पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लास्की था। उनका जन्म 30 जून 1893 को मैनचेस्टर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नाथन लास्की और माता का नाम सराय लास्की था। वह सराय तथा नाथन के द्वितीय पुत्र थे। उनके पिता एक रुई व्यापारी थे। मैनचेस्टर नगर में यहूदी समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। मूल रूप से हंगरी के निवासी लास्की के पिता नाथन ने इंग्लैंड में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। मैनचेस्टर सोसाइटी में उनका विशिष्ट स्थान था। यहूदी होने के नाते निराशा और हीनता की भावना लास्की को जन्म से ही प्राप्त हुई। वह संभवतः विरोधी प्रवृत्तियों का था और यहूदी कर्म कांडों की उपेक्षा आधुनिक विज्ञान तथा राजनीति की समस्याओं में अधिक दिलचस्पी रखता था। लास्की इस विद्रोह प्रवृत्ति का विस्फोटक तब हुआ जब उसने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध यहूदी धर्म का उल्लंघन करके अपने से कम उम्र में 8 वर्ष बड़ी ईसाई लड़की से फ्रीडा कैरी से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। यह लड़की प्रगतिशील विचारों की थी और वंश परंपरा, प्रजाति शास्त्र, निरोध तथा भारी नारी मताधिकार जैसे विषयों पर व्याख्यान देकर अपने हेराल्ड को बड़ा प्रभावित किया था। उसने 17 वर्ष की आयु में सुप्रजनन शास्त्र के क्षेत्र विषय पर वेस्टमिनिस्टर रिव्यू में एक लेख लिखा था, जिसे पढ़कर इस विषय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने उसे कई बधाइयाँ दी थी और एक पत्र लिखा था। लास्की के इस प्रेम पत्र विवाह से उसके माता पिता को गहरा धक्का लगा था। उन्होंने लास्की को अध्ययन हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी थी। इन्हीं दिनों लास्की ने अपनी स्कूली पढ़ाई समाप्त की थी और वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु प्रवेश ले लिया। वह बड़े असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि एक ओर उनके पिता ने कठोर आर्थिक नियंत्रण लगा दिए थे और दूसरी तरफ वह अपने वैध विवाह को भंग करने की स्थिति में नहीं थे। अंत में पिता पुत्र में समझौता हुआ और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पूर्ण करने के बाद पिता उसके सब व्यय पूरे करने के लिए 200 पाउंड की राशि पुत्र को इस शर्त पर देगा कि वह विवाह के समाचार को गुप्त रखेगा और स्कॉटलैंड में अपनी स्वतंत्र आजीविका कमाने वाली फ्रीडा से अध्ययन की समाप्ति तक नहीं मिलेगा। 1911 व 1914 में हेराल्ड ने ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज में कड़े परिश्रम के साथ अध्ययन किया और 1914 में इतिहास में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति से उसे दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी गई। हेराल्ड को चेतावनी दी गई कि परिवार के सदस्य के रूप में उसे तभी स्वीकार किया जाएगा
जब वह फ्रीडा यहूदी धर्म स्वीकार कर ले। लास्की और फ्रीडा इस बात के लिए तैयार नहीं थे, अतः उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इससे परिवार में शांति का वातावरण उत्पन्न हुआ और 1920 में फ्रीडा ने न चाहते हुए भी यहूदी धर्म स्वीकार करके पारिवारिक विवाद को समाप्त कर दिया। जेरार्ड लास्की ने कुछ पुस्तकें लिखी जो निम्नलिखित है। स्टडीज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द, जो 1917 में लिखी। स्टडी इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉवरेटी 1917 में लिखी। फिर उसके बाद लिखी अथॉरिटी इन द मॉडल स्टेट। फिर उसके बाद लिखी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल। फिर उसके बाद उन्होंने लिखी डिस्कोर्सेस इन द क्राइसिस। ये विभिन्न प्रकार की उन्होंने पुस्तकें लिखी। लास्की के राजनीतिक चिंतन का विकास। लास्की के राजनीतिक विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके विचारों में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। भिन्न भिन्न समय में परिवर्तित परिस्थितियों के प्रभाव के कारण उनके विचारों में परिवर्तन आ रहा है। कई बार उन्होंने एक विषय पर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए। गैटलिन ने लास्की के राजनीतिक चिंतन के विकास को प्रभावित किया। बहुलवादी सिद्धांत चिंतन, व्यक्तिवादी चिंतन और मार्क्सवादी चिंतन, इन तीन चिंतनों के रूप में बांटा। गैटलिन 1914 से लेकर 1924 तक के काल को लास्की के विचारों में बहुलवाद से प्रभावित चिंतन का चरण मानते हैं। 1924 से 1930 तक कला विधि में लास्की ने चिंतन में व्यक्तिवाद विचारधारा की प्रधानता का काल मानते हैं। 1930 और 1950 की अवधि में उनके विचारों का मार्क्सवादी चिंतन की प्रधानता वाला युग मानते हैं। लास्की की जीवनी लेखक हेवर्ड डीन उनके राजनीतिक चिंतन के विकास को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला बहुलवादी चिंतन युग, दूसरा है फेरवियन समाजवादी चिंतन युग, तीसरा है मार्क्सवादी विचारों का युग, चौथा है युद्धकालीन चिंतन का युग और पांचवा है युद्धोत्तर चिंतन का युग। लास्की का राजनीतिक दर्शन। लास्की का राजनीतिक दर्शन किस प्रकार है? लास्की के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके विचारों में सिद्धांत तथा व्यवहार का सुंदर समन्वय मिलता है। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र के सैद्धांतिक पक्षों पर विचार करते हुए व्यवहारिक समस्या के समाधान में खोज करने का प्रयत्न किया। उनके विचार स्थिर और गतिहीन नहीं रहे। यह विचार सदैव जीवन और प्राणवान रहे। यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में परिस्थितियों के अनुरूप जो परिवर्तन आए, उनके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहे। लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों में इस प्रकार है। राज्य के संबंध में लास्की के विचार। लास्की के अनुसार किसी भी समाज व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च बल प्रयोग करने वाली शक्ति है। आधुनिक राज्य इस शक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए करता है जिन लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन रहते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य एक वर्गीय संस्था है। लास्की के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिकता उसे राज्य में रहने के लिए बाध्य करती है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य के हाथ में संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति है, जिससे कि वह समाज
के व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण करता है। राज्य की परिभाषा देते हुए लास्की ने निश्चित भूभाग में सीमित शासन और शासितों के बीच बटा हुआ समाज ही राज्य है, जो अपने सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का संचालन संप्रभुता की शक्ति के आधार पर करता है। लास्की के अनुसार मानव जीवन की अनेक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, काम, आवास और वस्त्रों की आवश्यकता, इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संस्थाएं हैं। राज्य भी इन संस्थाओं में से एक है। हो सकता है कि अन्य संस्थाओं से राज्य थोड़ा भिन्न हो, क्योंकि राज्य व्यापक स्तर पर सामाजिक हितों की पूर्ति करता है। लास्की यह भी कहता है कि राज्य का व्यापक उद्देश्य होने पर भी जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिससे राज्य का प्रवेश वर्जित है। लास्की राज्य और समाज में बुनियादी अंतर मानता है। राज्य के कार्य को सच्चा अर्थ है सरकार के कार्य, और सरकार का वास्तविक अर्थ है वे थोड़े से विधायक और शासक जिनके हाथ में समाज की अंतिम विधायिका शक्ति है और उसके निर्णय समाज के लिए कानूनी बाधा से बंधे होते हैं। इस दृष्टि से राज्य के शासक समाज की दृष्टि, जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं का चयन कर उन्हें साकार रूप देता है। लास्की के शब्दों में राज्यसभा में साधे नहीं, किंतु किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, और यह उद्देश्य है मानव जीवन की समृद्धि। कहना न होगा कि हम राज्य के शासनाधीन उसके उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समय के लिए है। लास्की के अनुसार राज्य चर्च, मजदूर संघ, सांस्कृतिक समुदायों की भांति एक समुदाय मात्र है। राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच केवल इतना ही अंतर है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, अन्य समुदायों की नहीं। अपने अपने क्षेत्र में वे समुदाय राज्य से किसी भी प्रकार कम संप्रभु नहीं है। लास्की यह भी कहता है कि राज्य की संप्रभुता एक स्थान पर केंद्रित न होकर सत्ता का क्षेत्रीय तथा प्रशासनिक स्तरों पर विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अन्य समुदायों से राज्य के दायित्वों का दायरा इसलिए व्यापक है कि वह इन समुदायों के लिए सामंजस्य स्थापित करता है। विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से राज्य किसी भी प्रकार से नैतिक श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। संक्षेप में लास्की के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। वे व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन। वे राज्य को बहुत अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं है। लास्की के अनुसार राज्य के कार्य, लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों के संबंध में लास्की के विचार भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रहे हैं, फिर भी उनकी विचारधारा मूलतः उदारवादी रही है। यह वह प्रजातांत्रिक राज्य में विश्वास रखता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। वह भाषण और विचारों की स्वतंत्रता पर बल देता है। वह राज्य को अच्छा व बुरा उसके कार्यों के आधार पर मानता है। उसके अनुसार राज्य मनुष्य का भला करने वाली संस्था है। वह राज्य को सामान्य कार्य सौंपने के पक्ष में है। उसके शब्दों में राज्य समाज के सारे कार्यों को करने की शक्ति रखता है। केवल समाज की सामान्य अवस्थाओं को संचालित करने का काम राज्य का है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार राज्य का संबंध व्यक्तिगत हितों से नहीं बल्कि सामाजिक हितों से है। सामाजिक हित के लिए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण लगाना राज्य का एक जरूरी काम है।
इसके अनुसार राज्य को अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा औद्योगिक शक्ति अपने मालिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य पर नियंत्रण कर लेगी। लास्की के जीवन के अंतिम चरणों में उसे मार्क्स का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः वह उदारवादी बना रहा। वह राज्य के वर्ग चरित्र को खुलकर नहीं अपनाता, वह क्रांति का भी समर्थन नहीं करता। वह राज्य को वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली संस्था मानता है जो सार्वजनिक कल्याण के काम कर सकती है। वह यह भी मानता है कि राज्य के स्वरूप और कार्यों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और राज्य गरीबों के हितों की रक्षा करने लगे हैं। यह परिवर्तन वैश्विक मताधिकार, ज्ञान की प्राप्ति, उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक अराजकता के विकास की वजह से हुआ है। राज्य अमीरों पर कर लगाता है और गरीबों की भलाई करता है। राज्य ने सामाजिक हित के लिए रेल, बस, रेडियो जैसे व्यवहारिक संस्थाएं अपने हाथ में लिए हैं। यह कारखानों में शोषण को रोकता है, मुनाफाखोरी पर अंकुश लगा रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद समाज में राज्य सामान्य हितों की रक्षा करता है। लास्की के शब्दों में आजकल सरकार द्वारा किया जाने वाला सामाजिक कल्याण का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गरीबों को सुविधाएं देने का प्रयत्न नहीं करता हो, जो अमीर खुद अपने आप को प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सामाजिक बीमा, काम के घंटे, उचित मजदूरी, फैक्ट्री में स्थिति या नियंत्रण, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में खाने का प्रबंधन जैसे कार्यों का पेश करना है। यह कार्य अमीर और गरीब के बीच खाई का काम करते हैं। सामाजिक तनाव कम हो जाता है और क्रांति का भय टल जाता है। उसके अनुसार हम किसी भी ऐसे राज्य में क्रांति की आशा नहीं करनी चाहिए जहां संपत्ति के मालिकाना के लाभ से वंचित वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने में राज्य लगातार मदद कर रहा हो। गरीबों के कल्याण की कीमत अमीरों को अपनी हिफाजत के लिए देनी होगी। संक्षेप में कहा जा सकता है, लास्की राज्य की कल्याणकारी धारणा को अपनाता है और उनके अनुसार राज्य के मुख्य काम सुरक्षा तथा पुलिस, उद्योगों का नियंत्रण, सामाजिक कानून, शिक्षा तथा बीमारी और बेकारी के खिलाफ बीमे जैसे कार्य, वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन, मुद्रा प्रणाली का संचालन, कर लगाने की शक्ति, उन स्थितियों को प्रभावित करना जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आप को संगठित कर सके, न्यायालय की प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिसके बिना किसी भेदभाव के राज्य के कानून पर निर्णय दिया जा सके। यह कार्य केवल प्रजातांत्रिक राज्य कर ही रह सकता है। लास्की के अनुसार राज्य की आज्ञा के पालन की समस्या, राजनीतिक चिंतन की यह बुनियादी समस्या है कि नागरिकों को राज्य के आदेशों का पालन क्यों और किस सीमा तक करना चाहिए। लास्की ने इस समस्या पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। वे व्यक्तियों पर राज्य की राजशक्ति और निष्ठा पाने का अधिकार नहीं। लास्की के अनुसार समाज में राज्य के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के समुदाय, उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं, जिसमें राज्य की इच्छा और कानून को सर्वोपरि बनाने का कोई विशेष कारण नहीं है। लास्की के अनुसार राज्य की आज्ञाओं का पालन करना हमारा दायित्व है। इस शर्त पर निर्भर करता है
कि राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सामर्थ्य होता है। हर नागरिक राज्य की उपलब्धियों का निर्णायक है। लास्की के शब्दों में, हम राज्य की आज्ञाओं का पालन केवल इसलिए नहीं करना चाहते कि उनका सैद्धांतिक उद्देश्य प्रशंसनीय है, किंतु हमारे इस विश्वास के कारण कि राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रामाणिक रूप से प्रयत्नशील है। इस प्रकार शक्ति संयंत्र नैतिक रूप से तटस्थ है, केवल उसके द्वारा किए गए कार्य को ही रंग रूप प्रदान करते हैं। हमारी आधारभूत राजनिष्ठा सदैव उस आदेश के प्रति होती है जो वैदिक शक्ति में नियंत्रण करती है। उसके प्रति हमारी राजभक्ति इस सत्य पर निर्भर करती है कि वह उस उद्देश्य को कितना साकार प्रदान कर सकती है। लास्की न्यूमैन के इस सूत्र से प्रभावित है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह नैतिक दृष्टि से ठीक समझता है। इस सिद्धांत को राज्य के क्षेत्र में लागू करना, लास्की कहता है कि यह राज्य व्यक्ति से केवल उसी आधार पर अपने आदेश का पालन करवा सकता है कि जैसा करते हुए प्रत्येक मामले में यह कार्य उसके लिए हितकर हो। लास्की द्वारा राजकीय आज्ञा का पालन उसी दिशा में उचित समझा जाएगा जबकि व्यक्ति को इस बात का निश्चय हो जाए कि राज्य के आदेश का समायोजन नैतिक और आदर्श के अनुकूल है। अर्थात व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन तभी करना चाहेगा जब वह नैतिक और उचित समझा जाता हो। लास्की इस प्रश्न पर अपने विचार देता है कि क्या अपने लक्ष्यों से प्रेरित होने वाले राज्य के विरुद्ध विद्रोह अथवा प्रतिरोध किया जा सकता है। लास्की कहता है, यदि मुझे यह विश्वास हो जाता है कि राज्य को शक्ति का प्रयोग उसकी प्राकृतिक उद्देश्यों के लिए न कि जाकर उसके प्रतिकूल उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, ऐसी धारणा का परिणाम प्रतिरोध का कर्तव्य है। राज्य का प्रतिरोध करने से पूर्व लास्की कुछ सावधानियों पर जोर देता है। सर्वप्रथम, मुझे राज्य का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए यदि मुझे ये विश्वास हो जाए कि राज्य यथासंभव अपना दायित्व निभाने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरा, मुझे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए यदि मुझे विश्वास हो कि जिन परिवर्तनों की मैं मांग कर रहा हूँ उनकी अंत में प्राप्ति होने की संभावना है। तीसरा, मुझे इसके लिए निश्चित होना चाहिए कि मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन साधनों का उपयोग करने जा रहा हूँ जो राज्य के आवश्यक स्वरूप को कहीं बदल तो नहीं रहा। संक्षेप में, इन सीमाओं के भीतर लास्की राज्य के प्रतिरोध का अधिकार देता है। उसका स्पष्ट मत है कि यदि राज्य अपने उद्देश्य से भटक जाए तो मुझे राज्य के विरुद्ध अधिकार है क्योंकि मैं वहाँ का नागरिक हूँ।